In this model, you can see Earth's rotational axis is perpendicular to the ecliptic plane. Ecliptic plane is the imaginary plane that contains both Sun and Earth's orbit. Earth's axis in our model here makes 90 degrees with the ecliptic plane. In such cases, you can expect nearly 12 hours of day and 12 hours of night everywhere on Earth. But this is not the case. Our model is still not accurate, because we know that lengths of day and night are not same throughout the year. In summer, it will not be dark even at 7 p.m. But in winter, by देखिए इंडिया की अगर बात करें बेटा, हमेशा आप लोग देखेंगे डे और नाइट सेम नहीं होती है। ठंडियों में रातें क्या होती हैं, लंबी होती हैं, ठीक है। सेम वे गर्मियों में 3.5 डिग्री, ठीक है, इतना डिग्री झुकी हुई है। इसी की वजह से आप लोग देखते होंगे ये दिन और रात छोटी बड़ी होती है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपका एक जस्ट क्या बनाया है, अर्थ में 3 मेन लैटिट्यूड्स मैंने बनाए हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं बेटा, हमारी जो सूर्य की डायरेक्ट रेस जो है वो आपकी कहां पे पड़ रही है, कैप्रिकॉर्न पर, ये ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन अगर हम साइंस के हिसाब से देखें तो कैप्रिकॉर्न पे सबसे बड़ा जो दिन होता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में वो हम मानते हैं 22 दिसंबर को, उसे बोलते हैं विंटर सॉलिस्टिस, ठीक है। और आज से मतलब आज 14 या 15 जनवरी से ये जो डायरेक्ट सन की रेज है वो सीधे कहां जाने लगती है, ऊपर। इसी वजह से एक टर्म बोला गया है उत्तरायण, मतलब ये सन रेज है अब धीरे धीरे ऊपर जा रही है और एक टाइम ऐसा आएगा कि डायरेक्ट इक्वेटर पे इसकी रोशनी पड़ेगी, ठीक है। और वो दिन होता है आपका 21 मार्च, इसे हम लोग बोलते हैं इक्विनॉक्स, ये आप लोगों ने 6th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। जैसे इक्विनॉक्स के बाद फिर ऊपर फिर अगेन ये शिफ्ट होती है कर्क की तरफ। कर्क एक राशि भी है और मकर भी राशि है, ठीक है। तो ये से इक्वेटर से कहां शिफ्ट होती है, कैंसर की तरफ। और कैंसर में जब डायरेक्ट सनरेज पड़ती है वो दिन होता है आपका 21 जून, जो कि आजकल आप लोग सेलिब्रेट करते हैं। क्या सेलिब्रेट करते हैं, इंटरनेशनल योगा डे, ठीक है। 21 जून को सबसे गर्म मतलब सबसे बड़ा दिन होता है आपके नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, 21 जून। उसके बाद अगेन सनरेज फिर नीचे आती है यहाँ पे 23 सितंबर को, उसके बाद फिर नीचे 22 दिसंबर। ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जो निरंतर चलता रहता है, ठीक है। इसकी क्या है, इसका मतलब ये है कि सन की डायरेक्ट रेस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के कभी भी बियॉन्ड नहीं जाती है। डायरेक्ट रेस जहां भी यहाँ जो भी रेस पड़ेगी वो क्या होती है, स्लैंट। तभी आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर, उसमें तो आपकी जो एनर्जी या हीट है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है, लेकिन जो आपके नॉर्थ पोल और साउथ पोल है इन एरियाज में 6 महीने रात और 6 महीने दिन होता है, ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन आज हम लोग बेसिकली जो पढ़ रहे हैं मकर संक्रांति, संक्रांति मतलब होता है बेसिकली एक राशि से दूसरी राशि ट्रांसफर होना। अभी तक हम लोग बेटा एक ज्योग्राफिकल टर्म से इस चीज को पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें एस्ट्रोनॉमिकल टर्म, जैसे आप लोग सब जानते होंगे आपकी कोई राशियां होंगी, किसी की मकर होगी, ठीक है। तुम्हारी क्या राशि है, तुला। किस कन्या राशि वाले कितने हैं, तो आप लोग देखते होंगे, ठीक है। पाइथो सर की भी कन्या राशि है, ठीक है। ये सब बेटा क्या होता है, कैप्रिकॉर्न जिसकी मकर होती है, जैसे मेरी मकर है, ठीक है। आज बेसिकली यही होता है कि सूरज मकर राशि से आपके
आगे राशियों में कन्वर्ट हो रहा है। अगर हम देखें एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो आप तो कई लोग होंगे जो एस्ट्रोलॉजी बिलीव करते होंगे, न्यूज़पेपर में रोज आप लोग देख के आते होंगे, अभी तो यहाँ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये आप लोग बेटा एस्ट्रोनॉमी लैब में भी ये सब चीजें लगी हुई हैं, पूरे हमने क्या बोलते हैं जॉडियक साइंस, ठीक है। कितने होते हैं जॉडियक टोटल 12 जॉडियक होते हैं। तो वही आप लोगों को बेसिकली हमारे जितने भी फेस्टिवल्स हैं वो किसी ना किसी चीज से रिलेट होते हैं। जैसे मकर संक्रांति में एक तो आपका साइंटिफिक ये है जो मैंने आपको बताया कि कैप्रिकॉर्न से अब जो हमारी सूरज की रोशनी है वो धीरे धीरे कहां जा रही है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में। तो इसमें बेटा कई चेंजेस आ रहे हैं। पहला चेंजेस क्या है, अब धीरे धीरे आप लोग देखेंगे बसंत ऋतु आने वाली है, ठीक है, स्प्रिंग सीजन। एक चीज ये हो गई, आप लोग पंजाब में देखते होंगे कि अभी इस टाइम पे कल ही एक फेस्टिवल सेलिब्रेट हुआ था, क्या होता है लोहरी। लोहरी भी बेटा क्या है, अब वो लोग तैयार हो गए हार्वेस्ट करने के लिए। अभी फसल एक हार्वेस्ट मतलब क्या होता है, फसल की कटाई, तो उसके लिए तैयार हो रहे हैं। साथ में आप लोग देखेंगे तमिलनाडु में इसे एज अ पोंगल सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। और गुजरात में काइट फेस्टिवल होता है बहुत बड़ा, ठीक है। राजस्थान कई अलग अलग, राजस्थान में क्या सेलिब्रेट होता है, मकर संक्रांति बोलते हैं। क्या बनता है इसमें, कुछ स्पेशल चीजें, लड्डू बनते होंगे तिल के, है ना, गुड़ का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि इस टाइम पे बेटा ठंडी बहुत ज्यादा होती है, तो हम लोग पॉसिबल ये सब गर्म चीजें खाते हैं ताकि हम लोग अपने शरीर को गर्म कर सकें, ठीक। तो ये सारी क्या चीजें हमारे कल्चरल इससे अफेक्ट होते हैं। हमारे जितने भी फेस्टिवल्स हैं उनका कहीं ना कहीं कोई साइंटिफिक रीजन भी होता है, और साथ साथ में हम लोग उसे सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें एग्रीकल्चर कॉन्सेप्ट भी होता है, ठीक है। अब इससे अगर रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आपको ज्योग्राफिकल बेसिस पे पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैं एक बार दोबारा आपको कंप्लीट वीडियो दिखाता हूं, ठीक है। देखिए ये बोल रहा है अगर आप रेसिडेंट होंगे दिल्ली के, और कब डेट क्या हुई 21 जून, ध्यान से सुनते रहना। And night darkness is only for about 10 hours. वो बोल रहा है उस टाइम पे दिल्ली में लगभग 14 घंटे का दिन होगा, और नाइट कितनी होगी, सिर्फ नाइट। Axis is not perpendicular to ecliptic plane, but is tilted by 66.5 degrees to the plane. That means 23.5 degree tilt from the perpendicular plane. This is exactly the reason for seasonal variation in length of day and night. सीधी होती, ये एक बॉल की तरह होती सीधी, तो अगर रोशनी पड़ रही है तो डायरेक्ट पड़ती, डे और नाइट हर जगह सेम होते हैं। लेकिन सेम इसीलिए नहीं है बिकॉज आवर अर्थ इज टिल्टेड अबाउट 23.5 डिग्री, झुकी हुई है, तिरछी है, ठीक है। There is one very special nature of this. Imagine Earth revolve like this around Sun. Direction of its tilt continuously changing. This is not the case with Earth. Direction of Earth's axis remains unchanged throughout the revolution. This is called axial parallelism. Because of this, for some part of the year, northern hemisphere faces towards the sun, and for some part, southern hemisphere faces towards the sun. When northern hemisphere is tilted towards sun, length of days are longer and nights are shorter. Longer days mean more heat transfer to northern hemisphere compared to southern hemisphere. This is summer in northern hemisphere. At the same time, it is winter in southern hemisphere because it is tilted away from the sun. Shorter days and longer nights result in less heat reception from sun and results in winter. Before jumping into equinoxes and solstices, there is one more concept you need to understand. Imagine you have vertical poles installed at different places on Earth like this. From Earth, Sun appears small even though Sun is gigantic compared to size of Earth or any other planet. Because of great distance, Sun appears like a disk and point source of light. Sun rays hit Earth at different angles at different places. Because of this, all poles cast a shadow except at one location. At this one location, sun rays are parallel to the pole and no shadow occurs. Sun appears to be directly overhead from this point. This point on Earth is called subsolar. देखो इस साल में एक बार आपके क्या कभी भी आपकी शैडो नजर नहीं आएगी। जैसे 21 जून को अगर आप मकर रेखा के आसपास जगह इलाकों पे हैं और आपसे अगर 12 बजे दिन के 12 बजे अगर आपके सर पे धूप पड़ेगी तो आपकी शैडो बिल्कुल भी नहीं बनेगी, तो उसे बोलते हैं नो शैडो डे होता है, ठीक है। ध्यान रखना कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट सिर्फ आपका कैंसर से लेकर कैप्रिकॉर्न के बीच में ही होगा, और ये साल में कभी ना कभी एक दिन होता है, ध्यान रखना, ठीक है।
The overhead. Here you can see at this given time, sun is directly above equator at 0 degree. This point continuously changes because of Earth's tilt and its revolution around sun. Since it is happening at peak of summer in northern hemisphere, let us see what is happening on other parts of globe on this date. Sun is at northernmost limit. Days are the longest in northern hemisphere and nights are the shortest. Areas inside of Arctic Circle are lit up for whole 24 hours. There is no night. This area inside Arctic Circle in summer is popularly known as land of the midnight sun. महीने तक यहाँ हमेशा उजाला ही रहेगा, मतलब कोई अंधेरा नहीं 6 महीने तक, ठीक है? क्योंकि आपकी जो सूरज की रोशनी है वो कर्क रेखा पर है, तो उसकी मैक्सिमम जो आपकी लाइट है वो आपकी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या नॉर्थ पोल में इवन पड़ेगी। Nowhere inside the Earth in whole 24 hours. See this video from a place called Lofoten. This is midnight of June 21st. You can see sun throughout the night. This 20. ये देखिए, ये आपका बेटा एक मिडनाइट नॉर्वे कंट्री आप लोगों ने सुना होगा, नॉर्वे सुना है? किसके लिए फेमस है नॉर्वे? आपके जितने भी नोबेल प्राइजेस हैं वो नॉर्वे के ओस्लो से दिए जाते हैं, ठीक है? आप नॉर्वे में देख रहे होंगे सूरज नहीं दिखेगा क्योंकि सूरज यहाँ तक पहुंचेगा नहीं, लेकिन हमेशा उजाला ही रहेगा पूरे 6 महीने तक, ठीक है? अंधेरा बिल्कुल भी नहीं होगा। 24 hours daylight, at least for one day in a year, happens only in areas north of 66.5 degree latitude. Areas outside of this will have sun below the horizon every night. On 21st June, for a person at Arctic Circle, it is day all 24 hours. For a person at North Pole and around also, it is day all 24 hours. And it is same for anyone in between. Now let us see what happens for next 3 months from June 21st summer solstice. Subsolar point starts moving southwards a little by little every day. The length of day starts decreasing a little by little from peak of summer solstice. On 23rd September, this देखिए बेटा, ये आपकी सूरज की रोशनी है, ठीक है? पहले यहाँ पे थी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, अब कहाँ पहुंच गई है? इक्वेटर में। और टाइम के साथ साथ ये कहाँ पहुंच जाएगी? कैप्रिकॉर्न में। ये ध्यान रखना, ठीक है? ये देखिए यहाँ पे आपके सीजन चेंज हो रहे हैं, सितंबर, अक्टूबर। solar point reaches equator. The imaginary line that separates day and night is called 3rd September. On this day, all places on Earth have equal length of day and night. Hence, this day is called equinox. देखिए ये आप लोग 6 क्लासेस सिलेबस में भी है, ठीक है? ये अभी जो सूरज की रोशनी है वो डायरेक्ट आपकी कहाँ पे है? इक्वेटर पे, ठीक है? भूमध्य रेखा पे। और जब भी भूमध्य रेखा पे अगर सन की डायरेक्ट रेज होगी तो वहाँ क्या होगा आपका? डे एंड नाइट इक्वल होगी, ठीक है? यही आपको कॉन्सेप्ट बता रहा है। It literally means equal night. After summer and before winter, the season is called autumn. And hence, this September 23rd event is known as autumnal equinox. All these days, sun was visible above horizon at North Pole. After this day, sun starts setting and will be below horizon for next 6 months. Other parts of Arctic Circle will have shortening days and increasing lengths of nights. It is same for other parts of northern hemisphere. Days shorten and nights lengthen. Subsolar point reaches. दिसंबर क्रॉस हुआ और ये कहाँ पे आ गई है? सनराइज कैप्रिकॉर्न में, ठीक है? जहाँ पे अभी मतलब इस टाइम पे This peak south of 23.5. ये आपको ऑस्ट्रेलिया, ठीक है? इस टाइम पे मतलब डायरेक्ट रेस कहाँ पे पड़ रही होंगी? ऑस्ट्रेलिया में। इसीलिए बेटा जो क्रिसमस सेलिब्रेट होता है ऑस्ट्रेलिया में वो समर में होता है और यहाँ क्या है? एक्सट्रीम कोल्ड degrees on December 22nd. It does not go any further south. This limit is called Tropic of Capricorn. अभी हम इसी की बात कर रहे हैं कि सनराइज आपकी डायरेक्ट कैप्रिकॉर्न पे है। अब इससे कभी भी सनराइज नीचे नहीं जाएगी, अब जस्ट क्या होगा? ऊपर ही होगा, ठीक है? इसी को तभी हम लोग मकर संक्रांति यही है, मेजर चीज यही है। यहाँ तो एक्चुअली हम लोग जब साइंटिफिक में पढ़ते हैं तो 22 दिसंबर को सेलिब्रेट होता है, लेकिन इंडिया में इसे 14 को सेलिब्रेट करते हैं। इसमें क्या है? इसमें काफी चेंजेस रहते हैं। Sun appears to stand still for a brief duration here.
Hence, it is known as winter solstice. On this day, it is 24 hours daylight inside Antarctic Circle and 24 hours night inside of whole Arctic Circle. ये देखिए अब समझ आ गया। और अंटार्कटिका में क्या होगा? 6 महीने उजाला, ठीक है? It is important to note that it is winter for us in northern hemisphere. Hence, we call December 22nd as winter solstice. But for people of southern hemisphere, it is summer. Their length of days increasing and night length decreasing when subsolar point moves from equator to Tropic of Capricorn. So for them, our winter solstice is the summer solstice. And when our summer solstice was going on June 21st, it was the winter solstice. Likewise, when entire Arctic Circle had 24 hours of daylight on June 21st, entire Antarctic Circle had night for all 24 hours. When sun starts setting for next 6 months from September 23rd equinox at North Pole, sun starts rising at above horizon in South Pole for next 6 months. Basically, the events in northern and southern hemisphere are similar but opposite. After winter solstice, sun makes U-turn and starts moving northwards. The subsolar point reaches equator on 21st March. It is similar to earlier and marked by equal lengths of day and night. Since season after winter, देखिए फिर यहाँ से फिर ये ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है? 21 मार्च को फिर इक्वेटर पहुंचेगा। एक्चुअली आप देख रहे होंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से ऊपर नीचे जा रहा है, तो इक्वेटर में लगभग कितने साल में कितनी बार जाएगी? 2 बार। तो बेटा पहले टाइम जाती है 21 मार्च को और सेकंड 23 सितंबर। इसी को बोलते हैं इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स मतलब डे एंड नाइट जहाँ पे इक्वल होती है, ठीक है? winter and before summer is known as spring. March 21st is known as spring equinox or vernal equinox. Now, circle of illumination again passes through both north and south poles. Sun will rise at North Pole and set at South Pole after this date. Sun will be above horizon for next 6 months at North Pole and below horizon at South Pole, and the whole process repeats. These dates slightly change sometimes. Take a screenshot of this table. Watch our next ये देखिए ऑलरेडी सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है? कंप्लीट टेबल है, इसे आप लोग कहीं नोट कर सकते हो और फर्दर क्लास में भी काम आएगा आपका। समर सॉलिस्टिस, विंटर सॉलिस्टिस, ऑटोमल इक्विनॉक्स, ठीक है? स्प्रिंग इक्विनॉक्स, विंटर सॉलिस्टिस, समर सॉलिस्टिस। upcoming video about daylight and dawn. They impact visibility of sun and daylight. Now coming back to the questions we showed in the beginning, we are sure you will be able to answer them after watching this video for 2-3 times. Thank you for watching and subscribe to our channel Clarity of. ये हमारा फोकस है सन। जी हाँ, सोलर सिस्टम का केंद्र, परहैप्स हमारे सोलर सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट द सन। और सूर्य को समझने के लिए, सूर्य का जो इम्पैक्ट है पूरे सोलर सिस्टम पर, इसको समझने के लिए ही बनाया गया है आदित्य एल1 मिशन इसरो द्वारा। और मैं आपको ये बता दूं, अभी तक ना इस टाइप का मिशन सिर्फ यूएस, यूरोपियन यूनियन, परहैप्स जर्मनी, यूएस के साथ एक छोटी सी कोलैबोरेशन के अंदर सिर्फ यही कंट्रीज कर पाए हैं। उसके अलावा चाइना, रशिया, किसी भी कंट्री ने सन की तरफ एक मिशन लॉन्च नहीं किया है। तो आदित्य एल1 मिशन हिस्टोरिक है ना। यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वेट। ये लिस्ट इतनी छोटी है, आई मीन अगर हम यूरोपियन कंट्री जर्मनी को देखें, उसके अलावा यूरोपियन स्पेस एजेंसी, उसके अलावा ऑब्वियसली नासा के बहुत सारे मिशन, इसके अलावा किसी कंट्री ने भी सन को ऑर्बिट करने वाला कोई मिशन लॉन्च नहीं किया। तो इसका आंसर है नहीं। देखिए मून पर हमें यह पता है कि हम लोग 4th कंट्री थे, चौथे देश थे जिसने मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करी थी। बट अगर हम बात करते हैं सन को ऑर्बिट करने के मामले में, तो यहाँ पे ना आपको रशिया दिखेंगे ना चाइनीज दिखेंगे। जी हाँ, यूएसएसआर ने भी अपनी पीठ पर सन को ऑर्बिट करने वाला कोई भी मिशन नहीं बनाया था। और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने भी इस टाइप का मिशन लॉन्च नहीं किया है। तो इंडिया देखिए पहला एशियन कंट्री बनेगा ये मिशन लॉन्च करने वाला। मोस्ट प्रॉब्ली हम यहाँ पर सक्सेसफुल होंगे। जैसे ही आदित्य एल1 लॉन्च होता है, ये अपना काम करना स्टार्ट कर देता है, इंडिया विल क्रिएट हिस्ट्री। इंडिया ना सिर्फ साउथ एशिया को, पूरे एशिया को, एक्चुअली हम उसके बियॉन्ड सोचना चाहिए, पूरे ब्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा स्पेस में, टू बी द ओनली कंट्री टू ऑर्बिट द सन। नाउ एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए वैसे मैं ये भी ऐड कर दूं, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग कुछ
सैटेलाइट सिर्फ अर्थ को ऑर्बिट करती है, ऊंचाई पर जाकर अर्थ को ऑर्बिट करता है और सन को स्टडी करने की कोशिश करता है। तो जापान को कभी भी ना, ये जो लिस्ट है कंट्रीज दैट लॉन्च अ सोलर प्रोब, इस लिस्ट में जापान को नहीं ऐड किया गया क्योंकि जापान के मिशन एक ऑर्बिटर मिशन नहीं है। वेरास आदित्य L1 एक ऑर्बिटर मिशन है, हम सन को ऑर्बिट करने वाले हैं, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लैग्रेंज पॉइंट से। इसलिए इस मिशन का नाम भी है L1। आपके माइंड में ऑफ कोर्स क्वेश्चन आया होगा, आदित्य का मीनिंग तो आप सबको पता होगा। देखिए बेटा ध्यान सुन लो, आदित्य का मीनिंग आपको पता ही है, ठीक है, सूरज की तरफ जाना है। लेकिन ये ध्यान रखना, ये कोई मास, कोई प्लैनेट नहीं है कि हम उससे लैंडिंग करेंगे, ठीक है। लैंडिंग करने का मतलब ही आप लोग समझते हैं, लैंड तो दूर की बात है, उससे कई करोड़ दूर है, कई करोड़ किलोमीटर दूर है, ठीक है। सन लिटरली सन को ही कहा जाता है, बट इस मिशन में L1 क्यों लगा हुआ है, ये मैं आपको समझाता हूँ। नाउ ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो धरती और सूर्य के बीच में जो डिस्टेंस है ये है 101 मिलियन किलोमीटर का। जी हाँ, एक इनॉर्मस डिफरेंस है। आदित्य L1 क्या करने वाला है, 1.5 मिलियन किलोमीटर। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि सूर्य के बहुत ज्यादा करीब चला जाएगा आदित्य L1। वो काम वैसे नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने किया है, वो अलग से नहीं आपको बताऊंगा उसके बारे में। मगर आदित्य L1 बेसिकली धरती से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर जाकर जो L1 पॉइंट है वहां पर प्रोब को प्लेस कर देगा और उसके बाद सन को स्टडी करेगा। ना L1 पॉइंट क्या है ये समझते हैं एनिमेशन से। नवाज से करीब 200-250 साल पहले एक फ्रेंच इटालियन मैथमेटिशियन थे लैग्रेंज, जिन्होंने, देखिए मैं आप लोगों को इजी वे में बता देता हूँ, ये L फॉर क्या है, लैग्रेंज पॉइंट्स। ये एक ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो दो किसी सूरज और किसी प्लैनेट के बीच के पॉइंट होते हैं जहां पे दोनों की ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करना बंद कर देती है। ऐसे लैग्रेंज 4 पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये बताया कि जब स्पेस में, अंतरिक्ष में दो बड़ी ऑब्जेक्ट्स होंगी, उनके बीच में ना एक आप कह लीजिए ग्रेविटेशनल पॉइंट आ जाएगा, एक ऐसा पॉइंट बन जाएगा जहां पर आप कुछ प्लेस कर सकते हो। और इन्हीं के समान में इस पॉइंट को आज के समय में स्पेस में कहते हैं लैग्रेंज पॉइंट। अब यहाँ पे आप देखोगे एनिमेशन नोटिस करिएगा कि यहाँ पे आपको दिखेगा पहली बार कौन से बच्चों को, ये सब ऐसे पॉइंट्स है स्पेस में जो लिटरली एक सीट की तरह काम करते हैं। अगर आपको स्टेबल तरीके से सन को स्टडी करना है तो उसका एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है कि अपना जो प्रोब है वो L1 पॉइंट पर प्लेस कर दो। तो धरती से L1 पॉइंट 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। इसको आदित्य मिशन को L1 पॉइंट पर प्लेस कर देगा और L1 पॉइंट से ही ये मिशन सन को स्टडी करता रहेगा, ऑब्वियसली ऑर्बिट कर लेगा। तो इससे एक बात तो यहाँ पर क्लियर हो गई होगी कि आदित्य L1 सन पर कोई लैंडिंग या फिर सन के बहुत ज्यादा करीब नहीं जाएगा, ऑब्वियसली हम नहीं कर सकते, प्रोब डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसलिए L1 पर इसको प्लेस कर दिया जाएगा और L1 सन के बहुत ज्यादा करीब रहेगा L1 पॉइंट से ही। L1 पॉइंट समझ आ गया ना आप लोगों को? देखिए दो बेटा किसी भी ऑब्जेक्ट, मान लीजिए आपका सूरज है, इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स होगी और साथ साथ में दो प्लैनेट की ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। तो हमने ऐसे 4 पॉइंट्स हम लोगों ने फाइंड आउट किए हैं जहां पे हम अपने सैटेलाइट को क्या कर सकते हैं, स्टेबल कर सकते हैं। और यहीं पे ये सन के ऑर्बिट पे ही घूमेगा, काफी दूर, बहुत ज्यादा दूर डिस्टेंस पे, क्योंकि ये कोई प्लैनेट्स नहीं है जहां पे हम अपनी लॉन्चिंग पैड या उतारेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहीं पे L1 पॉइंट्स पे ये क्या करेगा, जस्ट रिवॉल्व अराउंड द सन एंड कलेक्ट द पिक्चर्स, इतना ही काम है सर। ये मिशन सन को स्टडी सोलर प्रोब आप देख पा रहे हैं, जो पार्कर सोलर प्रोब का ऑर्बिट है, ये आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से ये सन को ऑर्बिट कर रहा है। और पार्कर सोलर प्रोब एक अपने आप में इंजीनियरिंग मास्टरपीस, इसको काफी बार कहा जाता है कि शायद ह्यूमन बीइंग्स ने इससे तेज ऑब्जेक्ट बनाई नहीं है, क्योंकि जिस स्पीड से ये सन को ऑर्बिट करता है इट इज इनसेन। और आप जान के हैरान होंगे पार्कर सोलर प्रोब, अगर मैं इस पे जूम इन करूं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डिजाइन है इसका। इसके एक्चुअली सामने शील्ड लगी हुई है जो इसको सन देखोगे तो यहाँ पे साफ साफ कहते हैं कि नासा ने लिटरली सोलर एटमॉस्फेयर को एंटर किया। आप ऑलमोस्ट कह सकते हैं सन का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो सोल, देखिए ये सही था, वेल इसरो आदित्य L1 टच द सन, ठीक है। अभी जस्ट एक हफ्ते पहले की न्यूज़ है कि हम लोगों ने लगभग जहां हमें इसे स्टेबल करना था वहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं, ठीक है। अब इसका काम ये है कि वो ये क्या करे, सन पे चक्कर लगाए L1 पॉइंट पे और साथ साथ में जितनी फोटोज हैं वो कैप्चर करके धरती तक भेजे। सोलर एटमॉस्फेयर सर का उसको टच भी किया है और ये ऐतिहासिक था दुनिया के लिए। तो जितना करीब पार्कर सोलर प्रोब जा रहा है उतना करीब तो नहीं जाने वाले हम सन के, बट
आदित्य एलवान भी देखिए सन को समझने में एक क्रिटिकल रोल निभाएगा। और देखिए सन को समझना इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि आप अगर हमारा सोलर सिस्टम देखो तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट सेंट्रल जो ऑब्जेक्ट है ये है द सन। सन से ही बताया जाता है पूरे सोलर सिस्टम का ओरिजिन हुआ है। अगर नहीं हुआ, सारे प्लैनेट्स कहीं और से आए हैं, तब भी आप अगर देखो तो सन की वजह से ही ये सोलर सिस्टम अपनी प्लेस में है। आज के समय अर्थ पे लाइफ है, तो हमें समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सन किस तरीके से बिहेव करता है, यहाँ पे सोलर प्लेयर्स कैसे रिएक्ट करती है। सन को स्टडी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप सोलर सिस्टम की जो फॉर्मेशन है इसको समझना चाहते हैं, बेसिकली अपनी दुनिया को समझना चाहते हैं। तो देखिए आदित्य एलवान से रिलेटेड इन द फ्यूचर मोस्ट प्रोबब्ली कल या परसों एक अपडेटेड वीडियो में और ले आऊंगा, उसमें और डिटेल में आपको बताऊंगा कि सन को किस तरीके से स्टडी किया जाएगा और दुनिया का क्या रिएक्शन रहता है आदित्य एलवान को लेकर। अभी के लिए मैं उम्मीद करता हूं कि बेसिकली ये आपका एक वर्किंग मॉडल है कि क्या बता रहा है, रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। ठीक है, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया। रिवॉल्यूशन से एक्चुअली होता क्या, चेंजेस क्या आते हैं, सीजन चेंजेस होते हैं। ठीक है, ये सेम आप लोग देख रहे होंगे, ये पृथ्वी अपने उस पे भी रोटेट कर रही है और साथ अपने सन के चारों तरफ चक्कर भी लगा रही है। इसमें मैंने आपको बेसिकली 3 पॉइंट्स बताए थे मेन जो आपके लैटिट्यूड्स हैं। एक आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सूरज की डायरेक्ट रोशनी इन्हीं तीनों के बीच में रहती है, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक जोन। ये आप लोगों ने 6th क्लास में पढ़ा होगा डिफरेंट हीट जोन्स में, ट्रॉपिक जोन, टेम्परेट जोन, फ्रिजिड जोन। तो ये आपकी जो ट्रॉपिक जोन है सबसे ज्यादा गर्म यही रहता है। तो आप लोग अभी जस्ट क्या मैंने मकर संक्रांति के बारे में यही था कि कैप्रिकॉर्न पे डायरेक्ट लाइट पड़ रही है, अब वो धीरे धीरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जा रही है। उसी को हम लोग एज अ सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि हमारे अलग अलग एरियाज में, चाहे आपका पंजाब हो, पंजाब में हम लोग लोहड़ी, ठीक है, यूपी में हम लोग एज अ खिचड़ी के रूप में मनाते हैं। ठीक है, खिचड़ी फेस्टिवल को ही खिचड़ी बोलते हैं। साउथ में देखें पोंगल, फिर आपके गुजरात में काइट फेस्टिवल। ये सारे बेटा हम लोग क्या है, अपने इतनी इंडिया में इतनी डाइवर्सिटीज हैं, हर एरिया के अपने अपने कल्चरल डांस फॉर्म्स होते हैं। जैसे अभी कल पंजाब की बात करें तो वहां आपका गिद्दा, भांगड़ा, ये सब चीजें होती हैं। वो बोन फायर यूज करके उसके चारों तरफ खुशी से नाचते गाते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। एक्चुअली ये सब त्योहार कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं। फार्मिंग के टाइम पे इनका कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंस आपके एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। ठीक है, इसके अलावा किसी को कुछ पूछना है? सब समझ आ गया? और एस्ट्रोनॉमी लैब कितने लोग गए हुए हैं, कितने नहीं गए अभी तक? गर्ल्स तो आ गई शायद, नहीं आई है? ये तो थे सब क्या? 9th, अच्छा ये वाली नहीं गई।